सुना व्यापारियों का पक्ष। हरिद्वार में चैत्र नवरात्र के पहले दिन उमड़ी आस्था की भीड़। जय माता दी के जयकारों से गूंजा शहर। उत्तराखंड में आरएसएस का सांगठनिक ढांचा बदलेगा। गढ़वाल कुमाऊं संभागों के लिए अलग टीमें, जिलों की संख्या में भी होगी बढ़ोतरी। उत्तराखंड में मौसम का कहर, भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। लोगों से सतर्क रहने की गई अपील। देहरादून में पेंशन का बवाल। गोल्डन कार्ड योजना के सभी लाभ और बिलों के भुगतान के लिए जोरदार धरना। सरकार से तत्काल कार्रवाई की गई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ, जहां आगामी चारधाम यात्रा को लेकर स्थानीय व्यापारियों और टेंट संचालकों को अब बड़ी राहत मिल गई है। बता दें, रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में व्यापारी और टेंट मालिक अपनी समस्याएं और मांगे लेकर पहुंचे। व्यापारियों ने यात्रा मार्ग पर कच्ची दुकानें और टेंटों को पूर्व की तरह चलाने की अनुमति देने की मांग कर दी है। बैठक में बता दें, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना है। आशा नौटियाल ने यह साफ कहा कि आगामी केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार का अवसर मिलना जारी रहेगा और व्यवस्थाएं पूर्व की भांति यथावत रखी जाएंगी। हम सभी लोग, हमारे जिला अध्यक्ष जी, राज्य मंत्री जी और हम जिला महामंत्री जी, सभी लोग और केदारनाथ व्यवसायी भी यहाँ पर उपस्थित थे। हम सभी लोग जिला अधिकारी को यहाँ पर मिले हैं और वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा हुई। वहाँ पर जितने भी हमारे व्यवसायी हैं, उन व्यवसायों की समस्या के समाधान के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए थे। जिलाधिकारी के साथ चर्चा हुई, वार्ता हुई। यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी चर्चा आज हम सब लोगों के द्वारा की गई। सभी यात्रा से जुड़े हुए हमारे यहाँ पर प्रधान जी हैं, वहाँ पर छोटी दुकानों को लगाने वाले हमारे भाई लोग हैं, तो सब ने खुल कर के अपनी बात रखी और जिलाधिकारी महोदय जी ने उनकी बात सुनी। और जो अभी वहाँ पर लोगों को एक कंफ्यूजन था कि छोटी दुकानों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है, उस विज्ञप्ति को लेकर भी जो वहाँ पर आंदोलन भी चल रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई। और हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने बताया था, उसमें हम लोगों के द्वारा पत्र भी दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस विज्ञप्ति को निरस्तीकरण के लिए जिलाधिकारी महोदय को 15 तारीख को ही लिख। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है हरिद्वार से, जहां चैत्र नवरात्र के पहले दिन शहर में आस्था का सैलाब उमड़ उठा है। यहाँ खासकर मनसा देवी और माता माया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली है। दूर दराज से आए श्रद्धालु माता के दर्शन कर पूजा अर्चना में जुटे रहे, जिससे पूरे शहर में भक्तिमय माहौल बन गया। बता दें, नवरात्र के इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, हवन और भोग का भी आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का यह साफ मानना है कि इन पावन दिनों में सच्चे मन से की गई आराधना से माता सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देती हैं। मंदिरों में जय माता दी के जयकारों के साथ आस्था का उत्साह साफ नजर आ रहा है।
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है देहरादून से। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आपको बता दें सांगठनिक ढांचा अब बदलने जा रहा है। जी हां, पहली बार प्रदेश में यूपी से हटकर गढ़वाल और कुमाऊं संभाग बनाए गए हैं और उनके लिए अलग अलग टीमें अब काम करेंगी। राज्य में कुछ सांगठनिक जिलों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। संघ ने विश्व समाज के केंद्र कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान ये साफ बताया कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 13 से 15 मार्च हरियाणा के समलखा में आयोजित हुई थी, जिसमें पूरे भारत से 1493 कार्यकर्ता शामिल थे, जिनमें आपको बता दें 1438 उपस्थित रहे हैं। बैठक में संघ की शताब्दी वर्ष के अवसर पर कार्य का विस्तार, सामाजिक एकता, राष्ट्रीय आपको बता दें और विश्व शांति के लिए कदम उठाने पर जोर दिया गया है। जो प्रांत थी वो थोड़ा रचना इस बार अपने काम के साथ डिसेंट्रलाइजेशन कार्य का विकेंद्रीकरण के लिए कुछ रचना इस समय बदली गई है। जैसे अभी तक हमारा ये उत्तराखंड एक प्रांत था, अब एक प्रांत रचना समाप्त होकर के हमने कहा 2 संभाग बनाए, गढ़वाल संभाग, कुमाऊं संभाग। तो इसके आधार पूरे देश के अंदर ऐसा हुआ, तो पूरे देश में और ऐसे 9 क्षेत्र हैं। अभी तक 11 क्षेत्र थे तो 2 क्षेत्र कम हुए और 9 क्षेत्रों के अंतर्गत 85 ऐसे संभाग बने हैं और 359 ऐसे विभाग बने हैं। ये नया परिवर्तन हुआ। तो नए प्रकार से अब आने वाला जो प्रतिनिधि सभा होगी मार्च, तो तब तक ये रचना पूरी हो जाएगी। ऐसी एक नई रचना, ये पेपरों में भी, समाचार पत्रों में भी इसका रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है देहरादून से। उत्तराखंड में मौसम अस्थिर हो गया है और आने वाले दिनों में इसका असर आपको बता दें लगातार दिख भी सकता है। मौसम वैज्ञानिक CS तोमर के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। अगले 24 घंटों में 3300 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं हैं, जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बता दें 19 और 20 मार्च को भी बारिश और बर्फबारी और तेज हो सकती है। मौसम विभाग ने खासकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में बता दें तेज हवाएं, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी संभावना है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर में भी तेज हवाओं और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। 21 मार्च को हल्की गरज चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है, लेकिन 22 मार्च के बाद मौसम में सुधार की उम्मीदें भी हैं। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की अब सलाह दे दी गई है। कि जब अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अभी एक्टिव है, पश्चिमी विक्षोभ जो है उसका असर जो है इसमें अभी 24 घंटे में उम्मीद कर रहे हैं कि जो ऊपर के हमारे 5 खासतौर से जनपद है उसमें जो है कहीं अधिकांश स्थानों पे हल्की बारिश, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी जो है 3300 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है, जबकि बाकी जनपदों में कहीं कहीं पर हमको हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश प्राप्त होगा। अभी उसके बाद 19 और 20 तारीख मार्च को जो है हम अनेक स्थानों पे 19 तारीख को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में, खासतौर से 3200-3300 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में। इसी तरह से जो है 20 तारीख को अधिकांश स्थानों पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी पूरे प्रदेश में और ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे बताया था कि वो वहां पर बर्फबारी हो सकती है। 20 तारीख के बाद इसका असर कम हो जाएगा, लेकिन जो हमारे 5 जनपद है नॉर्थ में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जनपद है, वहां पे कहीं कहीं पे हल्की बारिश हमारे को देखने को मिल सकती है और बर्फबारी भी ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है। बाकी प्रदेश में कहीं कहीं पे बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये सिलसिला जो है इस वीक में ऐसे ही चलता रहेगा। ज्यादातर जो है नॉर्थ में हमारे को उसके बाद 21 तारीख के बाद नॉर्थ में ज्यादा एक्सपेक्टेड है और बाकी जगह पे हमको हल्की फुल्की कहीं पे बर्फबारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। चमोली से बता दें बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बद्रीनाथ धाम अब धीरे धीरे दिव्य और भव्य रूप लेता दिख रहा है। जी हां, यहाँ आपको बता दें मास्टर प्लान के तहत करीब 440 करोड़ रुपयों की लागत से काम किया जा रहा है, जिसमें यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, सड़कों को ठीक किया जा रहा है, साथ ही पैदल चलने के रास्तों पर भी सुधार किया जा रहा है। लाइट की व्यवस्था, पार्किंग और नदी किनारे सुरक्षा के काम भी
तेजी से चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार बता दें, फेज 1 के ज्यादातर काम पूरे हो चुके हैं, जिनमें सड़क, भवन और यात्री सुविधाओं से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। वहीं फेज 2 के काम भी तेजी से अब आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें प्रशासनिक भवन, आपातकालीन केंद्र और पुरोहितों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। अब तक कई आवास तैयार हो चुके हैं और बाकी काम भी जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर सरकार की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को यहां बेहतर और सुरक्षित सुविधा मिल सके। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है देहरादून से, जहां कोचिंग संस्थानों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बाल संरक्षण आयोग की आपको बता दें अध्यक्ष गीता खन्ना का अब बड़ा बयान भी सामने आया है। उनका यह साफ कहना रहा है कि अगर बच्चे सब कुछ कोचिंग में ही सीखेंगे तो स्कूल की जरूरत क्या रह जाएगी। स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि वहां बच्चे अच्छे व्यवहार, साथ मिलकर काम करना और जीवन जीने के तरीके भी सीखते हैं, जबकि कोचिंग में सिर्फ रटकर पढ़ाई कराई जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि आज बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव है। स्कूल के बाद कोचिंग और फिर होमवर्क में उनका पूरा दिन निकल जाता है, जिससे उन्हें खेलने और आराम करने का समय नहीं मिलता था। गीता खन्ना ने कोचिंग संस्थानों पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि इन पर सही नियम लागू नहीं है और कई जगह गलत विज्ञापन देकर माता पिता को भ्रमित भी किया जा रहा है। साथ ही वहां बच्चों के लिए सही सुविधा और सुरक्षा का भी अभाव रहता है, जिस पर अब चिंता बढ़ गई है। इंस्टीट्यूट होना ही नहीं चाहिए। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही बच्चे ने सब सीखना है अगर, तो विद्यालय किस लिए है। और जब हम विद्यालय की संरचना की बात करते हैं तो वहां पे शिक्षा के साथ साथ हम अपने जीवन कौशल भी सिखाने की बात करते हैं। खेल कूद होता है, लाइब्रेरी होती है, सहपाठियों से मिलने जुलने का समय होता है, परिवार एक दूसरे से जानते हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में या टीम बना के पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक टीम वर्क की भी उनको आदत पड़ती है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है? अब पहले एक हुआ कि साहब 1-to-1 सवाल जवाब पूछना है ना, मैं क्लास में क्योंकि भीड़ होने लगी तो ये हुआ कि भाई हम एक सवाल कहाँ पूछे। लेकिन अगर विद्यालय में एक कक्षा में 50 बच्चे बैठे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में 100-200 बैठे हैं और वो वैसा ही रटा रटाया सिलेबस कराए जा रहे हैं और एडवर्टीजमेंट कर करके बता रहे हैं कि साहब बस आपने मेरे कोचिंग में भेजा तो आपका बच्चा डॉक्टर बन के ही निकलेगा या IITian बन के ही निकलेगा या फौज में कैप्टन तो क्या सीधा कर्नल ही बन जाएगा शायद। तो ये एक अलग अवधारणा हमने एक पैरेलल बॉडीज खड़ी कर दी हैं और इसके चलते अब बच्चा जो घर आता था कुछ देर खाना पीना खा के आराम करता था, खेलता कूदता था, रात को अपना होमवर्क करता था शाम को, और अब वो तो वहां से वाया बैग फेंका, अब उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना। अब वो कोचिंग का होमवर्क पूरा करे, विद्यालय का होमवर्क पूरा करे, नींद कब पूरी करे, अपने दोस्तों से कब मिले। आपको क्या लगता है कि एक किशोर अवस्था के बच्चे को किताब से क्या ही जरूरत है? उसका अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, बड़ों के बीच में बैठ के कुछ सीखना, परिवार के संस्कार, सोशल स्ट्रक्चर, रिश्तेदार, सबको निभाना, धर्म का ज्ञान, कर्मों की विवेचना, ये सब भी तो किशोर अवस्था में सीखनी। तो बच्चे के पास समय ही नहीं बच रहा है। मेरे हिसाब से तो कोचिंग इंस्टीट्यूट होना ही नहीं चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से खबर है, जहां आपको बता दें सेवानिवृत्त पेंशनर संगठन ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर जोरदार धरना दिया है। बता दें पेंशनर की मांग है कि उन्हें गोल्डन कार्ड योजना का पूरा लाभ दिया जाए और उनके इलाज के बिलों का भुगतान समय पर किया जाए। साथ ही उन्होंने आपको बता दें अंशदान की कटौती बढ़ाने का भी अब विरोध कर दिया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कृशाली ने यह साफ कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे। वहीं संगठन के महामंत्री चंद्र प्रकाश ने यह साफ रुख अपना रख दिया है कि गोल्डन कार्ड योजना का सही लाभ पेंशनरों तक नहीं पहुंच रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी हो रही है। संगठन की उपाध्यक्ष कुसुम लता शर्मा ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि पेंशनरों ने अपनी पूरी जिंदगी सरकार की सेवा में दी है, लेकिन अब उन्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने अब सरकार से जल्द इन मांगों को पूरा करने की बड़ी अपील कर दी है।
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है ऋषिकेश से, जहां उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बता दें बांध सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। यह कार्यक्रम गंगा भोगपुर क्षेत्र में हुआ, जहां आपको बता दें लोगों को बांध की सुरक्षा और आपात स्थिति में क्या करना चाहिए इसकी जानकारियां भी दी गई हैं। कार्यक्रम में जनरल मैनेजर आदेश नोटियाल ने यह साफ बताया कि यह एक खास योजना के तहत किया जा रहा काम है, जिसका उद्देश्य बांधों को सुरक्षित बनाना और उनके रखरखाव को बेहतर करना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना में सरकार और अन्य संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। इस दौरान बांध के आसपास रहने वाले लोगों को समझाया गया कि किसी भी खतरे की स्थिति में घबराने की बजाय सही कदम कैसे उठाएं। कार्यक्रम में लोगों को सुरक्षित नियमों और आपदा से बचाव के आसान तरीके भी बताए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और आपात स्थिति में वह सही तरीके से काम कर पाएंगे। बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो है, जो भी हमारे 2021 में डैम सेफ्टी कंप्लायंसेस आए हैं, उनके अनुपालन में हम लोगों को जो है कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इसका आयोजन करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रिप डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है, यह जल शक्ति मंत्रालय का जो है एक अद्भुत परियोजना है, जिसके माध्यम से जिसकी जो फंडिंग जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा की जा रही है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि डैम की हेल्थ को सुधारना, जो वहाँ पे जो हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं उनकी हेल्थ को भी सुधारना, तथा जो वहाँ के इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हैं उनको जो है उनको भी और बेहतर बनाना है। किसके माध्यम से? CWC एवं NDSA के माध्यम से। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशानुसार हम लोग जो है CWC एवं NDSA के जो में जो हमने एक कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो आज आयोजित किया है, यह उनकी एक मुख्य पहल है, जिसके द्वारा जो है हमारे डैम के आसपास जितनी भी हमारी जनता रह रही है उनको जो है सेंसिटाइज करना है, जो यहाँ के सेफ्टी मेजर्स हैं उन पर ध्यान देना है। और जब कभी भी जो है कोई पैनिक कंडीशन आती है तो उसमें उनको किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी है, उस पर उनको जो है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से खबर है कि चारधाम यात्रा की तैयारियां बता दें अब तेज हो गई हैं और सभी विभाग अपने कामों में अब जुट गए हैं। PWD विभाग यात्रा मार्ग की सड़कों को ठीक करने में लगा हुआ है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो सके। बता दें PWD सचिव पंकज पांडे ने साफ बताया कि पुलिस और परिवहन विभाग के पास ऐसे रास्तों की लिस्ट है जहां सड़क बंद होने पर दूसरे रास्तों का इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों को चिन्हित किया गया है जहां भूस्खलन होने का खतरा रहता है और वहां पहले से काम किया जा रहा है। गढ़वाल क्षेत्र में ऐसे कई स्थान हैं जहां अक्सर इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इसलिए वहां जरूरी मशीनें और उपकरण पहले से रखे जा रहे हैं। जहां जरूरत है वहां और भी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यात्रा मार्ग के पुलों की मरम्मत भी की जा रही है और सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। आइडेंटिफाइड लैंडस्लाइड एरियाज रहते हैं जहां पे लगातार मलबा आता रहता है, वहां के लिए हम लोग मशीन लगाते हैं कैपेसिटी के हिसाब से कि ज्यादा जरूरत है कम जरूरत है, उसके हिसाब से मशीनें लगाते हैं। और अगर कहीं ऐसा रहता है कि जो ट्रेवल करता है कई दिन के लिए बंद हो सकता है, उसके अल्टरनेटिव रूट्स की भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। और सारे जनपद में पुलिस के पास, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास, इनके पास लिस्ट रहती है कि पर्टिकुलर लोकेशन का बाईपास अगर हमें करना है या ऑल्टरनेटिव रूट लेना है तो कौन से रास्ते हमारे पास मौजूद है, उसकी पूरी लिस्टिंग है, क्योंकि वो हर साल हम लोग करते हैं और उसको भी प्रिपेयर करना और बाकी सारी चीजें। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है ऋषिकेश से, जहां आपको बता दें चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में बम की सूचना से अब हड़कंप मच गया है। इस अफरा तफरी में 4 श्रद्धालु घायल हुए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें हालांकि ये सब बाद में साफ हुआ है कि ये असली घटना नहीं है, बल्कि प्रशासन की तरफ से की गई एक मॉक ड्रिल थी। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता, SDRF, NDRF और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई थी। सबसे पहले कैंप को खाली कराया गया और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह भेजा गया था। इसके बाद बम निरोधक टीम ने पूरे इलाके की जांच की, लेकिन कोई बम नहीं मिला। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस अभ्यास का मकसद ये देखना था कि ऐसी स्थिति में टीम कितनी ज्यादा तेजी से काम कर सकेगी और सही तरीका अपना सकेगी। प्रशासन ने अब ये भी साफ कर दिया है कि मॉक ड्रिल पूरी तरह सफल रही और कैंप पूरी तरह से सुरक्षित है।
आज ये मॉक ड्रिल हुई, इसकी थीम क्या थी और कैसा रहा सब कुछ संपन्न कैसा? देखिए हमको जो है कल जो हमारा आपदा प्रबंधन केंद्र है उसके द्वारा अवगत कराया गया कि एक मॉक ड्रिल ऋषिकेश में 2 जगह पर मॉक ड्रिल होनी है, जिसमें एक जो थीम था ये था कि जो हमारा 4 धाम यात्रा कैंप है उसमें एक बम ब्लास्ट की जो बम होने की सूचना होगी और उस पर हमारे द्वारा रिएक्ट करना है। और एक जो मॉक ड्रिल है वो त्रिवेणी घाट पर आयोजित किया गया, उसका थीम ये था कि अधिक बारिश के कारण जो है जो पहाड़ी क्षेत्र उनमें अधिक बारिश हुई जिसके कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और उसे त्रिवेणी घाट एवं उसके आसपास के इलाकों में भारी जलभराव के कारण वहां कुछ व्यक्तियों के डूबने आदि की सूचना प्राप्त हुई है। तो वहां पर इंसिडेंट कमांडर एसडीएम साहब थे और मैं जो 4 धाम जो यात्रा केंद्र यहाँ पे इंसिडेंट कमांडर था। तो हमारे द्वारा जैसी हमको 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि यात्रा ट्रांजिट कैंप में एक बम होने की सूचना है, तो हमारे द्वारा मैं जो आईएएस है उसको एक्टिवेट करते हुए मैं और जो एसओ साहब है वो मौके पे आए और हमारे द्वारा पुलिस के माध्यम से इस परिसर को खाली कराया गया। इस परिसर को कोर्डन ऑफ करते हुए बीडीएस टीम के माध्यम से बम होने की है उसको सर्च कराया गया। उसके साथ साथ हमारे द्वारा जो बम निरोधक दस्ता टीम है उसके पीछे जो है जैसे उनके द्वारा बताया गया कि बम नहीं है, फिर एसडीआरएफ, फायर और मेडिकल टीम, एनडीआरएफ इनके द्वारा एक सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे जो भगदड़ में 4 व्यक्ति घायल मिले थे। उन घायल व्यक्तियों को हमारे द्वारा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया गया और उसके बाद फिर हमारे द्वारा जो एक फाइनल सर्च किया गया, जिसमें अभी इनके द्वारा बताया गया कि हमारी जो सर्च एवं रेस्क्यू टीम है उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति इस बिल्डिंग में ऐसा नहीं है जो घायल हुआ हो या अन्य कहीं दबा हो या अन्य किसी चीज से वहां छूटा हो। वर्तमान में बिल्डिंग हमारे पूरी सेफ है, यहाँ कोई बम नहीं है, ना कोई व्यक्ति फंसा है और इसी के साथ जो है हमारे द्वारा ये रुक करेंगे। अगली खबर है मसूरी से, जहां एक विवाद के बाद माहौल गर्मा गया है जब भाजपा मंडल अध्यक्ष बताते रजत अग्रवाल पर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा। बताया यह भी जा रहा है कि एक बैठक के दौरान पानी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, तभी यह विवाद शुरू हो गया। कर्मचारियों का यह आरोप है कि रजत अग्रवाल ने अधिकारी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और हाथापाई की कोशिश भी की है, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव भी किया। इस घटना से नाराज कर्मचारियों ने एसडीएम और आपको बता दें कोतवाली के बाहर प्रदर्शन भी किया है और कार्रवाई की अब मांग भी तेज कर दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो काम बंद कर देंगे। पूरे दिन चले इस विवाद के बाद देर शाम रजत अग्रवाल ने जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर अपनी गलती के लिए माफी मांग ली। माफी के बाद कर्मचारियों ने शिकायत वापस ले ली है और मामला अब शांत है। अपने कार्यालय में आए तो हमें जो ये पता लगा कि हमारे अधिशासी अमित कुमार जी के साथ रजत अग्रवाल द्वारा शब्दों का इस्तेमाल करके मीटिंग में उन्हें जो छोटा दिखाया गया। और छोटा दिखाना तो कोई बात नहीं, कर्मचारी हमेशा एज ए पब्लिक का आदमी होता है, वो तो पब्लिक के सामने हमेशा ही छोटा होता है। पर है जो कुछ है जो उन्होंने शब्द है जो किए या बोले है, उससे है जो वो है जो इतने हताश हुए, जिन्होंने है जो आईआईटी है जो रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और इतना पढ़ लिखने के बाद आज है जो उन्हें ये लज्जित होना पड़ा कि है जो एक आम आदमी एक अधिकारी पद पे आने के बाद गाली सुनने के लिए जो भी सड़क में, वो भी सड़क में एक प्रोग्राम था गांधी चौक में, वो कहने पे बड़ा दुखी हुए और उनके आंखों में आंसू तक आ गए। ये तो शर्म की बात है। हमें जो यहाँ के जी ये हमारा परिवार है, अगर है जो रजत अग्रवाल भी कोई है जो बाहर के आदमी नहीं है, वो भी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं और मेरे जो संज्ञान में आज तक तो खैर उनका व्यवहार ऐसा रहा नहीं, पर जो सुना है हमने उसके आधार पे है जो ये बात।
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है देहरादून से, जहां दून हॉस्पिटल में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने लोगों के लिए अब परेशानी का एक बड़ा कारण बन गया है। जहां पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से ये काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को बार बार अस्पताल और दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद उनका काम समय पर नहीं हो पा रहा। सबसे ज्यादा दिक्कत उन माता पिता को हो रही है जिनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन होना है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होता है। समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिलने से आपको बता दें एडमिशन भी उनके नहीं हो पा रहे हैं। परेशानी लोगों ने प्रशासन से अपनी मांगे भी अब सामने रख दी हैं। साथ ही इस समस्या को जल्द ठीक किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। अब ऐसी मांगे भी सामने आई हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है विकासनगर से, जहां चैत्र नवरात्रि और अन्य हिंदू त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। जहां हरबटपुर में पुलिस ने बता दें वाहनों को रोककर सुरक्षा जांच की है। पुलिस के कोतवाल ने यह साफ बताया कि त्योहारों के समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और किसी भी प्रकार की परेशानी या अप्रिय घटना को रोकना है। लोग भी इस कदम को सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में सकारात्मक मान रहे हैं। विकासनगर में चैत्र नवरात्रि पर पुलिस चेकिंग अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद लोगों की भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग खुश नजर आ रहे हैं इस चेकिंग अभियान से। हरबटपुर में बता दें वाहनों को रोककर सभी वाहनों की जांच की गई है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। साथ ही प्रशासन का यह भी कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। बता दें पुलिस ने सभी आवश्यक विभागों के साथ मिलकर ये अभियान चलाया, जहां लोगों के वाहनों की जांच की गई, उनसे उनके पेपर्स देखे गए, सभी तरह की तलाशियां ली गई हैं। बता दें हरबटपुर से ये सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रुक करेंगे अगली खबर का। मसूरी में ई मॉक ड्रिल गोल्डन आवर की गई है, जो आपको बता दें बचाव का रियल टाइम अभ्यास थी। बुधवार को लाइब्रेरी चौक के पास अचानक सायरन की आवाजें और अफरा तफरी मच गई। खाई में वाहन गिरने की खबर सुनते ही रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन यह असली हादसा नहीं था बल्कि एक सुनियोजित ड्रिल थी। इस अभ्यास में प्रशासन, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर रियल टाइम बचाव का प्रदर्शन किया है। घायलों को तकनीकी उपकरणों से सुरक्षित निकाला गया और तुरंत अस्पताल भी भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार इसका मकसद विभागों के बीच तालमेल बढ़ाना और आपदा में तेजी, तकनीक और टीम वर्क से जीवन बचाना रहा है। तो ये बड़ी मॉक ड्रिल की गई है, जहां मसूरी में लाइव अभ्यास किए गए। अधिकारियों के अनुसार इसका साफ मकसद रहा है कि लोगों को ऐसी आपातकालीन स्थिति में कैसे बचाया जाए, तकनीक और टीम वर्क से कैसे लोगों का जीवन सुरक्षित किया जाए। इस मॉक ड्रिल का ये साफ उद्देश्य रहा था। पुलिस और फायर सर्विस ने बता दें ट्रैफिक और सुरक्षा संभाली, सभी ने मिलकर इसमें हिस्सा लिया। साथ ही आपदा में तेजी, तकनीक और टीम वर्क से जीवन कैसे बचाया जाए, इसके पूरे अभ्यास भी किए गए हैं। सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मसूरी से, जहां ये मॉक ड्रिल हुई है। ये मॉक ड्रिल जो है मसूरी से कैंपटी रोड के डेवलप होटल के पास जो है, एक गाड़ी जो है खाई में गिरने के कारण 3-4 लोग जो है वहाँ पे घायल हो गए हैं, तथा उसके नीचे जो कुछ मकान हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसको देख के हमें सभी जितने भी फायर वाले हैं या एसडीआरएफ है और जितने भी पीडब्ल्यूडी पुलिस विभाग है, सभी डिपार्टमेंट यहाँ आकर के उनके ये किया गया। घायलों को जो है सिविल अस्पताल पहुँचाया गया है और जो मकान अभी क्षतिग्रस्त है उनको जो है रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये मॉक ड्रिल इसलिए कराई जाती है ताकि आपदा से पूर्व हम तैयार रहें कि
भविष्य में किसी प्रकार की समीक्षा भी की जाती है कि किस तरीके से पूरी चीजें हुई है, तो किस समीक्षा इसमें कि क्या कमी रह जाती है भविष्य में, उसको हम सीखते हैं और क्या है सारी चीजें। ये IRS सिस्टम के तहत ये मॉक ड्रिल कराई जाती है। ये जो हमारी 4 धाम यात्रा है उससे पूर्व की तैयारियों में, जैसा कि उत्तराखंड एक आपदा ग्रस्त प्रदेश है, आपदाएं आती रहती है और हमें उसी तरह से तैयार होना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसमें मॉक ड्रिल करते हैं। जैसा कि आज ये मॉक ड्रिल ये होटल देवलोक के पास एक गाड़ी गिरने की सूचना है, जिसके द्वारा फिर हम सबसे पहला स्टेप हमारे द्वारा जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया 0 पॉइंट से और लाइब्रेरी चौक से और साथ गंजी बेल्ट से, तो सबसे पहले ट्रैफिक डाइवर्ट की कार्रवाई की गई। उसके बाद जो हमारी फायर और हमारी पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पहुँची, फिर उन्होंने सिचुएशन को देखा कि भाई यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अचानक जो हमारा ये जो IRS सिस्टम है जिसमें रिसेंट कमांडर हमारे तहसीलदार साहब हैं, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हमारे विभाग हमारे जिले में होते हैं सभी लोग एक स्टेजिंग एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट यहाँ से जाएगी वो उसको पूरा करेंगे। जैसे इस घटना में हमने देखा कि 2 मकानों की क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। राज्य में सरकारी विभागों पर अब तक 130 करोड़ रुपयों का बिजली बकाया जमा नहीं हुआ है। इसमें बता दें आपको, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम जैसे बड़े विभाग भी शामिल हैं। बता दें UPCL अब बिजली कनेक्शन काटने की पूरी तैयारी कर रहा है। सबसे ज्यादा बकाया जल संस्थान और सिंचाई विभाग का है। अल्मोड़ा में बता दें जल संस्थान के एक ही खाते में 10.34 करोड़ रुपयों का बकाया दर्ज है। सरकारी अधिकारियों ने साफ कहा है कि जल्द ही बकायेदारों की पूरी सूची सार्वजनिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। इसका मकसद जनता को जानकारी देना रहेगा और विभागों को समय पर भुगतान के लिए प्रेरित करना है। इस कदम से उम्मीद है कि बकाया जल्द ही जमा हो और विभागों की बिजली आपूर्ति नियमित रहे। तो ये बिजली बकाया का ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां शिक्षा, जिला प्रशासन और नगर निगम ने भुगतान नहीं किए हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन ने भी अपना रुख साफ कर दिया। वेबसाइट पर ये सूची सार्वजनिक की जाएगी जिससे जनता को पता चल सके और जल्दी से जल्दी ये बिजली बकाया जमा हो सके। बता दें प्रशासन ने ये साफ अब अपडेट भी दे दिए हैं कि सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक की जानी है। सरकारी विभागों पर बता दें 130 करोड़ का बिजली बकाया है। शिक्षा, जिला प्रशासन और नगर निगम ने अपने भुगतान नहीं किए हैं। UPCL बिजली कनेक्शन काटने की अब पूरी तैयारी में है। अपना रुख भी UPCL ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है। जल संस्थान और सिंचाई विभाग पर भी बता दें सबसे अधिक बकाया है, जिसको लेकर अब UPCL पूरी तैयारी में है कि सूची सार्वजनिक की जाए और बकाया जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए। इस कदम से ये साफ उम्मीद है कि बकाया जल्द ही जमा होगा और विभागों की बिजली आपूर्ति नियमित रहेगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।